हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार फायरमैन टॉप 30 प्रश्न का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को देख पाए। और टॉप लेवल के जो भी आपका प्रश्न बनता है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। तो आप डेली प्रैक्टिस सेट को अगर पढ़ना चाहते हैं और अब टॉप लेवल का जो भी प्रश्न आपका बनता है जो बार बार पूछा जाता है, उन सभी को मैंने पिछली वीडियो में भी करा करके रखा, तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीडीएफ की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो वहाँ जाकर के आप पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम था। तो पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली का नाम, विद्वान जो था बंगाली विद्वान, उनका नाम क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उनका नाम था आपका शीलभद्र था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 2 नंबर में, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो बताइए कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए पीवी जोशी, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव ने, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी में यहाँ पर आपको दिया सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए इसके लिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा कि दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कब दिया गया था, तो ये आपका दिया गया था 15 जुलाई को। कब दिया गया था, ये आपके 15 जुलाई 1943 को दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपका जय हिंद का नारा दिया गया था, जय हिंद का नारा किसके द्वारा ये दिया गया था, तो जय हिंद की अगर हम बात करते हैं अभी आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो इन दोनों को यहाँ पर आपको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर में पूछा जा रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का प्रथम विभाजन कब किया गया। तो बताइए ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का जो प्रथम विभाजन किया गया था ये कब किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में दिया 1885, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन बी में दिया 1905, ऑप्शन डी यहाँ पर आपको दिया 1908। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी 1905 में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम जो बंगाल विभाजन हुआ था ये कब हुआ था, 1905 में हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट जाए, यानी बंगाल विभाजन का जो घोषणा किया गया था कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था 20 जुलाई को। कब किया गया था, ये 20 जुलाई 1905 को ये किया गया था। लेकिन बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपका 16 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में पूछा जा रहा है, बृहस्पति पृथ्वी से कितना बड़ा है। तो पता है कि बृहस्पति जो है ये पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि ये प्रश्न जो आपका पीछे भी मिला हुआ था। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका जो 11 गुना बड़ा है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बृहस्पति का कितने उपग्रह हैं, तो बृहस्पति के टोटल आपका 63 उपग्रह है। इसके अलावा अगर हम बात करें मंगल के कितने उपग्रह हैं, मंगल ग्रह जो मंगल के कितने उपग्रह है, तो मंगल की अगर हम बात करें इसके 2 उपग्रह है आपका। कौन कौन से, तो ये आपका फोबोस और डेमोस है। क्या क्या है, फोबोस और डेमोस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंगल के बारे में अगर बात करें तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें लो ऑक्साइड की मात्रा पाए जाने के कारण से इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें शनि की, तो शनि के कितने उपग्रह हैं, तो शनि के टोटल 82 उपग्रह हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। बृहस्पति कितना गुना पृथ्वी से बड़ा है, तो ये आपके 11 गुना बड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जॉर्ज वॉशिंगटन थे। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूछा जाता अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था। तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये कब स्वतंत्र आपका हुआ था, तो ये आपका 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ को पूछा जा रहा है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थित है। तो बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय ये कहाँ पर बंगाल में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका फोर्ट विलियम स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार में पहले शामिल था। जब मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल जो आपका संविधान था, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। लेकिन जब आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, तो ये आपका 1979 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें से संपत्ति का जो अधिकार था इसको हटा दिया गया, जिसके कारण अभी अगर हम मूल
अधिकार की अगर हम बात करें कि व्यक्ति का कितने मौलिक अधिकार है, तो अभी वर्तमान में 6 है, लेकिन मूल संविधान में 7 है। 44वां संविधान संशोधन के फलस्वरूप 1779 में व्यक्ति का जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया था, जिसके कारण अभी 6 है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपका संपत्ति का अधिकार हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है प्रथम महिला फिल्म नायिका जो राजस्थान के लिए मनोनीत हुई थी, सॉरी राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी, कौन थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि प्रथम महिला फिल्म नायिका कौन है जो कि राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा नरगिस दत्त, जो कि प्रथम फिल्म नायिका थी जो कि राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी। तो ये कौन थी, तो ये आपका नरगिस दत्त थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एंग्लो इंडियन की सर्वाधिक संख्या बताएं जो लोकसभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि ये जो मनोनीत जो किया जाता है लोकसभा में जो टोटल जो सदस्य होते हैं इसमें से 2 को मनोनीत किया जाता है, और इसमें अगर हम बात करें कि कितना होता है तो ये आपका होता है 552। ये भी पूछा जाता है जिसमें से कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन यहाँ होगा बी करेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, लेकिन लोकसभा की अगर हम बात करें तो इसमें 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिसमें कुल सदस्य की बात करें तो इसमें 552 होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 1 रुपए के करेंसी नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। तो पता है कि 1 रुपए के करेंसी नोट पर किनका हस्ताक्षर होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ भारत के प्रधानमंत्री के, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के, ऑप्शन सी भारत के वित्त मंत्री के, ऑप्शन सी भारत के वित्त सचिव के। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो 1 रुपए के जो करेंसी होते हैं इस पर जो आपका हस्ताक्षर होते हैं भारत के वित्त सचिव के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 11 नंबर में मुद्रास्फीति का तात्पर्य। तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपको ये यहाँ पर आपको समझना है कि मुद्रास्फीति जो होता है इसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति में ये होता है आपका कि मुद्रा की जो आपूर्ति होती है इसमें क्या होता है कि वृद्धि हो जाती है, जिसको मुद्रास्फीति सॉरी इसमें मुद्रा का जो इसमें मूल्य होता है इसमें क्या होता है कि यानी उसका वैल्यू जो होता है ये क्या होता है कि बढ़ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका सामान्य मूल्य सूचांक में वृद्धि, जिसको हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है 12 नंबर में चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो बताइए कि चंद्रमा की जो रोशनी होती है, क्योंकि चंद्रमा में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का लाइट नहीं होता है, वो जो रिफ्लेक्ट करता है यानी कि सूर्य प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है जिसके कारण वो रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है पृथ्वी तक पहुँचती है, और उसी कारण से चंद्रमा में क्या है प्रकाश है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम करेक्ट आंसर की डायरेक्ट बात करें तो ये आपका 1.3 सेकंड का टाइम लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का इसको एकमात्र उपग्रह माना जाता है, यानी कि पृथ्वी की अगर हम बात करें तो चंद्रमा जो है एकमात्र ये आपका उपग्रह है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीवाश्म ग्रह जो कहा जाता है ये आपके चंद्रमा को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा कि चंद्रमा से रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल 1.3 सेकेंड का टाइम लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है 13 नंबर में सूर्य की दीप्तियान सतह को कहा जाता है। दीप्तियान कहने का मतलब है जो कि चमकीला सतह होता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो चमकीला कहने का मतलब है कि यानी प्रकाश मंडल, सीधा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि स्थल मंडल में क्या हुआ, दीप्तिमान का मतलब होता है कि जो कि चमके, जैसे कि मान लेते हैं कि रेडियम है, रेडियम क्या होता है कि चमकता है, तो वो क्या आपका दीप्तिमान हो जाए। और उसके अलावा अगर किसी भी सब्सटेंस को लेते हैं जिसमें कि स्वतः प्रकाश नहीं होता है तो उसको हम लोग और दीप्तिमान कहते हैं। और दीप्तिमान का मतलब होता है कि जो कि चमकता है, जो जैसे कि रेडियम हो गया, हीरा हो गया, ये सभी क्या हो गया आपका दीप्तिमान हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है, तो इसको प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है ज्वार भाटा किस समय सबसे अधिक हुआ करता है। तो बताइए कि ज्वार भाटा जो है ये सबसे अधिक किस समय हुआ करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए जब पृथ्वी से सूर्य सबसे अधिक निकट होती है, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तभी होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में हो जाता है तब होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ है जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे निकट होती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। वसंत ऋतु ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर आपको जो डी में दिया हुआ क्या दिया हुआ, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं। और ये कब होता है, तो ये आपका अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि ज्वार भाटा किस समय सबसे अधिक होता है, तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में हो जाते हैं तब ऐसा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है विश्व का सबसे
कैंटिलेवर ब्रिज डैश में स्थित है। तो बताइए विश्व का सबसे लंबा कैंटिलेवर ब्रिज ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपके कनाडा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो कनाडा का जो सबसे, अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा जो सीमा रेखा ये किस देश का है, ये आपके कनाडा का, ये भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा कैंटिलेवर ब्रिज जो ये कहाँ पर है, तो ये आपके कनाडा का, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा को पूछा जा रहा है भैया दूज पश्चिम बंगाल में डैश नाम से जनप्रिय है। तो भैया दूज का मतलब क्या होता है, तो भैया दूज जो ये एक प्रकार का पर्व का नाम है, ठीक है। ये क्या है, तो ये एक प्रकार का पर्व का नाम है और ये पूछा जा रहा है कि बंगाल में डैश के नाम से जनप्रिय है। तो ये किस नाम से जनप्रिय है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका भाई फोटा के नाम से जनप्रिय है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा आपको पूछा जा रहा है नौका डूबी पुस्तक किसने लिखी है। तो बताइए नौका डूबी पुस्तक जो है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो नौका डूबी ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रगान जो लिखा गया ये भी आपका किसके द्वारा, तो राष्ट्रगान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रगान आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा अगर राष्ट्रगीत की बात करें तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा जो अमार सोनार बंगला है जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है ये किसके द्वारा, तो ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी के रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अगर आपको पूछा जा रहा है मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नोजड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी। बताइए कि मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नोजड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन मुगल सम्राटों की जो है हुकूमत चलती थी, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस पर मुगल का चलता था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अगर आपको पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया था। बताइए इलेक्ट्रिक लैंप का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए फोर्ट ने, ऑप्शन बी मार्कोनी ने, ऑप्शन सी एडिसन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रिक लैंप का जो आविष्कार किया गया था ये एडिसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, इसको जरा विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इन सभी प्रश्न में बिल्कुल भी टाइम नहीं देना, ये सब इजी प्रश्न है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो कि बार बार रिपीट होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है अपारदर्शी वस्तु का रंग निम्न में से रंग की किस अवस्था के कारण होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो कोई भी वस्तु क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु आपका रेड दिखाई पड़ता है, कोई भी मान लेते हैं कि आपका ब्लैक दिखाई पड़ता है, कोई भी वस्तु क्या होता है कि ब्लैक दिखाई पड़ता है। तो ये जो दिखाई पड़ता है इसका एक ही कारण है, रिफ्लेक्ट के कारण। यानी कि कोई भी जब प्रकाश किरण क्या होता है, चूंकि प्रकाश किरण में क्या होता है कि अब ये भी 7 रंग पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि किसी भी जब वस्तु की सतह पर पड़ते हैं तो ये क्या करते हैं कि वस्तु सारे कलर को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कलर वो अवशोषित नहीं कर पाते हैं तो वही कलर हमें प्रतीत होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है अपारदर्शी, मान लेते हैं कि कोई टेबल कुर्सी है तो वो अगर आपको रेड दिखाई पड़ा तो इसका मतलब है सारे कलर को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा जो भी रिफ्लेक्ट करता है वही हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है अपारदर्शी, तो अपारदर्शी कहने का मतलब है कि जिसमें कि प्रकाश की किरण पार नहीं किया जा सके, यानी अपारदर्शी यानी एक सतह से दूसरे सतह में वो क्या हो कि अंशतः या पूर्णतः गुजर ही ना सके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं अपारदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जाए अपारदर्शी वस्तु का रंग निम्न में से किस रंग की अवस्था के कारण से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाए। तो अपारदर्शी वस्तु का जो रंग होता है ये किसके कारण से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका परावर्तन के कारण होता है, परावर्तन के कारण से होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है जब बर्फ पानी में पिघलता है तो डैश होता है या क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा कि जब बर्फ पानी में पिघलता है तो क्या होता है, तो आयतन बढ़ता है। ऑप्शन बी द्रव्यमान बढ़ता है, ऑप्शन सी आयतन घटता है, ऑप्शन डी द्रव्यमान बढ़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना है कि एक जो बर्फ का टुकड़ा होता है इसमें क्या होता है कि इसके बीच में क्या होता है कि रिक्त स्थान पाए जाते हैं। यानी कि किसी भी द्रव को आप जैसे बर्फ में इसको परिवर्तित करते हैं, यानी आप बर्फ को अगर देखे होंगे जैसे आइसक्रीम वगैरह आप खाए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे क्या होता है कि उसके बीच में रिक्त स्थान हो जाता है। तो रिक्त स्थान हो जाता है तो क्या होता है कि उसका जो अणु का बीच जो रिक्त स्थान हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि फैलाव बढ़ जाता है, तो उसका आयतन अधिक हो जाता है। और वही जब वो पिघल जाएगा तो क्या होगा, पिघलने के बाद उसका आयतन क्या होगा, घट जाएगा। या तो आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं खुद से। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। जब बर्फ पानी में पिघलता है तो ये क्या होता है कि इसका आयतन घट जाता है, सॉरी द्रव्यमान, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट नहीं होगा क्योंकि इसका क्या होगा कि आयतन जो होता है आयतन इसका घटता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है
जब लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो लकड़ी के टुकड़े के साथ निम्न में से क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ, सबसे पहले आप ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकलता है कि कौन सा आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये कौन सा आपका हो सकता है। तो ऑप्शन ए को पढ़िए आप, माप बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन डी उसी स्तर पर रहेगा। ऑप्शन डी थोड़ा डूब जाएगा। तो बताइए इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये आपका कोई टब है, इसमें अगर लकड़ी का एक आप टुकड़ा दे देते हैं और जैसे इसमें आप आग को जलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि सभी कण तक क्या होता है कि पानी का जो चढ़ाव होता है सभी कण तक पहुंच जाता है। यानी पानी गर्म होने के बाद वो क्या होता है कि उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव जब कम होता है तो वो क्या होता है कि फैलता है। अब फैलने के बाद क्या होता है कि लकड़ी के सभी कणों तक वो पहुंच पाता है। तो पहुंच पाता है तो लकड़ी क्या होगा, स्वतः उसका वजन जो होगा, वेट जो होगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका अधिक हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, जिसके कारण से ये क्या होगा कि पानी के सतह पर चल, पानी के अंदर वो डूबने लगेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगी, थोड़ा क्या होगा, डूब जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 24 नंबर में, यदि लकड़ी का एक समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ, यदि एक लड़का समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ एक गेंद हवा में फेंकता है तो उसमें क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि उसके गेंद जो है उसके सामने आकर गिरेगी। ऑप्शन बी गेंद उसके पीछे आकर गिरेगी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है गेंद उसके हाथ में गिरेगी। ऑप्शन डी गेंद वापस नहीं आएगी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कोई भी, जैसे कि मान लेते हैं कि गाड़ी है, वो क्या है कि एक समान गति में है, तो अगर एक समान गति में रहेगा तो वो क्या होगा, अगर बल्ब को आप ऊपर फेंकते हैं, किसी भी बल्ब को आप या तो बल्ब को आप अगर ऊपर फेंकते हैं तो ये क्या होता है कि आपके हाथ में आकर के गिरेगी। तो ऑप्शन यहाँ होगा सी करेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गाड़ी के अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि त्वरण हो रहा है, और वेग जब त्वरण होगा तो वेग में परिवर्तन होगा, और जब वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण निश्चित होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो अगर आप किसी भी बल्ब को अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो आपके हाथ में नहीं गिरेगा, कहाँ पर गिरेगा, तो आपके पीछे गिरेगा। और वही अगर हम बात करें कि मंदन हो रहा है, यानी ऋणात्मक त्वरण हो रहा है, वेग में डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होगा कि आपके सामने गिरेगा। तो इस प्रकार से अगर एक समान गति में तो ये क्या होगा कि आपके हाथों में गिर जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 25 नंबर में पूछा जा रहा है, एक ट्यूबलाइट उसी वाट के बल्ब की रोशनी से ज़्यादा शीतल महसूस क्यों होती है। शीतल कहने का मतलब है कि ठंडक। तो ठंडक क्यों महसूस होती है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं, सबसे पहले आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए। तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ ट्यूब को बल्ब से ज़्यादा ऊंचाई पर लगाया गया है। ऑप्शन बी दिया हुआ ट्यूब की सतह का क्षेत्रफल बल्ब से बड़ा होता है। ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ट्यूब में टंगस्टन का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ है ट्यूब में बिजली की खपत कम होती है। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि ट्यूब में जो है बिजली की खपत कम होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि एलईडी में क्या होता है कि बिजली का खपत कम होता है, और जब बिजली का खपत जब कम होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि शीतल इसलिए महसूस होगा क्योंकि वहाँ पर बिजली का जब खपत कम होगा, बिजली का खपत कम हो रहा है तो वहाँ पर प्रतिरोध भी आपका कम होगा। और टंगस्टन का तो इसमें भी प्रयोग आपका किया जाता है। टंगस्टन तो आपका एक प्रकार का फिलामेंट है, और टंगस्टन का आपको इसमें ट्यूब में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ट्यूब में क्या होता है कि एलईडी होता है, और इसमें क्या होता है कि एसी का कार्य भी करता है एलईडी के अंदर। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म होता है, जिसमें कि क्या होता है कि शीतलक महसूस, ये बल्ब क्या होता है कि गर्म नहीं होते। तो जब बल्ब क्या होगा, गर्म नहीं होगा, क्योंकि विद्युत धारा जब कम लगेगा तो ये ऑटोमेटिक है कि गर्म नहीं होगा। एलईडी में कम ही विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज टॉप प्रश्न लेकर के आते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी डेली प्रैक्टिस शीट को देख पाएंगे बिहार फाइनमेंट के लिए। और यहाँ पर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलते रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।